हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए। ओके, सो सपोज करो अपने पास एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q, जो कि इधर की तरफ कहीं कुछ V स्पीड से चल रहा है। ये अपने आसपास की दुनिया में अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस चार्ज के लोकेशन से कुछ R डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, B एट पॉइंट P जो आता है दोस्तों, वो आता है μ0/4 Q V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाई R⁻3। इसी बात को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, B = μ0/4 Q V वेक्टर क्रॉस R कैप, R का यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे, अपॉन R²। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इस B का मैग्नीट्यूड कितना आएगा तो वो आ जाता है μ0/4 Q V sin थीटा अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना है कि ये R क्या है और थीटा क्या है। R जो है दोस्तों, R वेक्टर इज पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। ठीक है, ये जो पॉइंट P है इसका क्या पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोगों ने R वेक्टर बोला है। ठीक है, और ये जो थीटा है दोस्तों, ये है एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड R वेक्टर। मतलब ये जो एंगल है इस डायग्राम में, ये थीटा है। ओके, इस टॉपिक में हमें बस केवल और केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। ये जो पहला सवाल है अपना, कहता है कि अपने पास एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस R है, इस पे एक चार्ज Q V स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है। हमें क्या करना है, इस सर्कुलेटिंग चार्ज की वजह से इस रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड में बता देना है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला मालूम है दोस्तों, क्या था फॉर्मूला, B = μ0/4 QV sin थीटा अपॉन R²। इस फॉर्मूले में हमें Q मालूम है, V मालूम है, R मालूम है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, R हम लोगों ने क्या बोला था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, सेंटर पर निकालना है हमें, सेंटर का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, ये आएगा वो वेक्टर, यानी कि उसकी वैल्यू तो R ही होगी। R हमें मालूम है। थीटा क्या होगा दोस्तों, V और R वेक्टर के बीच के एंगल, जो कि इस डायग्राम से हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, वो 90 है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे अपना μ0/4 Q × V sin 90 अपना 1 हो जाएगा अपॉन R²। ओके, ये अपना आंसर हो गया। अगर हमें डायरेक्शन भी बताना होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आंसर इज V क्रॉस R की तरफ। यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग V क्रॉस R करके देखो, मेरे ख्याल से वो क्रॉस में आएगा, परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन आएगा, राइट। इसी प्रॉब्लम में दोस्तों अगर सेंटर के बजाय पूछता कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग, अगर एक्सिस के किसी पॉइंट पे पूछता तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जब हमें एक्सिस में निकालना होगा, ध्यान दीजिए, जब किसी टाइम पर वो चार्ज इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे आया होगा सबसे टॉप पे, अगर वो ऐसे चल के इधर आ रहा होगा तो वो बाहर की तरफ उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें यहाँ पर मालूम है। इस चार्ज को अगर उस पॉइंट P से मिलाएंगे हम लोग, तो जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आएगा वही अपना R वेक्टर है। R वेक्टर और ये डॉट में V है, अपना V के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। सबसे मेन कन्फ्यूजन इस प्रॉब्लम में लोगों को यही रहता है कि थीटा 90 नहीं होगा, इस पोजीशन पर 90 हो गया, यहाँ पे जब आया होगा तो वो क्रॉस में जा रहा होगा इनसाइड, फिर से एंगल 90। मैं तो कहता हूँ कि जब वो किसी भी पॉइंट पर रहेगा इस सर्कुलर पाथ के, तो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 90 ही होने वाला है। एवरी इंस्टेंट पे जो एंगल आने वाला दोस्तों वो 90 आने वाला है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है ही, B का मैग्नीट्यूड = μ0/4 Q × V × साइन, जो कि 90 हो चुका अब, अपॉन R²।
आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये डिस्टेंस आर है, ये वाला एक्स है, तो ये आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे, रूट गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके, इस प्रॉब्लम में वो डायरेक्शन नहीं पूछेगा क्योंकि हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन जो होगी अलग अलग होगी, राइट। एक कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो किसी इंस्टेंट पर जब चार्ज का लोकेशन दिया होगा तब हो सकता है कि वो डायरेक्शन पूछ ले, मगर ऐसे रेंडमली नहीं पूछेगा, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम में कहता है कि एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है Q इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो कूलम। ये एक्स एक्सिस से कुछ 60 डिग्री एंगल पर 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला। इस इंस्टेंट पर हमें बताना है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 1,0, ठीक है। क्या बताना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P हमें बताना है। फॉर्मूला हमें याद है दोस्तों, फॉर्मूले के हिसाब से अपने को चाहिए Q जो कि मालूम है, V जो कि मालूम है, साइन थीटा मतलब थीटा चाहिए। थीटा क्या था, R वेक्टर और V वेक्टर के बीच का एंगल। R वेक्टर जो था वो था पॉइंट P का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q, ये है अपना R वेक्टर। R और V के बीच का एंगल 60 क्लियरली दिख रहा है हमें, तो बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से हम लोग लिख पाएंगे कि μ0/4 Q जो कि था अपना 1 माइक्रो कूलम इंटू V जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, इंटू साइन 60 जो कि √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे ओरिजिन मतलब 0 0, पॉइंट P 1 0, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे, μ0/4 की जगह पे 10⁻⁻7 रख देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 10⁻⁻13 टेस्ला, राइट। इस टॉपिक में बस इम्पोर्टेंट वो एक फॉर्मूला ही था दोस्तों, वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ओके, सो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑब्जर्वर पे कौन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, कौन कौन सा नहीं करता, राइट। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था अपने कि हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3 सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर, राइट। तो ये तीनों सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उनमें कौन सी मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, राइट, और कौन सा नहीं करता है, हमें ये जानना है। सो फ्रेम डिपेंडेंट ऑफ बी, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की वजह से क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों वो ऑब्जर्वर के वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, सेकेंडली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मूविंग चार्ज की वजह से वो ऑब्जर्वर के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का रोल है, राइट। यहाँ पे उस चार्ज की वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होने वाला है, इसलिए मूविंग चार्ज का जो B का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को, उस पे। नाउ थर्ड, अगर हम लोग बात करें कि करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो आंसर इज नहीं करता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी के दिमाग में आए कि भाई करंट तो बनता खुद ही है मूविंग चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स वायर में चलते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, इस वजह से करंट बनता है। अब मूविंग चार्ज की वजह से जो फ्रेम, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, ओके, और करंट कैरिंग वायर की वजह से नहीं। ऐसा क्यों भाई, देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कुछ भी वेरिएशन आने वाला था मैग्नेटिक फील्ड में वो प्रोटॉन के मूवमेंट के वजह से मैनेज हो जाएगा। नॉर्मली प्रोटॉन्स रुके होते हैं वायर में और इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरा ऑब्जर्वर चल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके रिस्पेक्ट में अलग वेलोसिटी से चल रहा होगा, मगर वो प्रोटॉन जो रुका हुआ था उसका भी कुछ कंपनसेशन होगा और दोनों मिलजुल के आंसर क्या आ जाएगा, सेम, राइट। होप यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।